हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय ब्रिटिश। तो रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उन्होंने क्या डिमांड करी थी ब्रिटिशर्स से जो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी, मना कर दी थी। तो किसका आंसर है? रानी लक्ष्मीबाई वांटेड हर अडॉप्टेड सन to be the ruler of Jhansi after death of her husband, but British refused her plea। तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके हस्बैंड की तो देखिए डेथ हो गई थी, तो उनका जो अडॉप्टेड सन था, उनका गोद लिया हुआ जो बेटा था, उसको ब्रिटिश सरकार राजा मान ले। बट ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया कि हम आपके गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं मानेंगे। तो ये डिमांड ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दी थी, मना कर दिया था। वट डिड क्या मना कर दिया था? उनके गोद, रानी लक्ष्मीबाई के खुद के बच्चे नहीं थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने एक बेटे को गोद लिया था। उस गोद लिए हुए बच्चे को राजा मानने से मना कर दिया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो काफ़ी सारे लोग हमारे देश में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, ईसाई धर्म उन्होंने कबूल कर लिया था। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स भी ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, तो इन लोगों ने उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, जो हमारे देश में जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया था और क्रिश्चियन बन गए थे। तो 1850 में ब्रिटिश पास्ड अ न्यू लॉ टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। तो अंग्रेज़ों ने 1850 में एक नया कानून पास किया और उस कानून से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, अपना धर्म बदलना आसान कर दिया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। तो कोई पर्सन जो इंडियन है, वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी उसका धर्म है, अगर वो क्रिश्चियन बनता है ना, तो अब उस पर्सन को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि अगर कोई अपना धर्म बदलता था तो माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी उस बच्चे को जो अपना धर्म बदल रहा था। बट अब अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर कोई पर्सन क्रिश्चियन बन रहा है तो उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उस पर्सन को मिलेगी। किसको? देखिए, ये पेरेंट्स हैं, सपोज करिए, ठीक है, ये ए बी है, मम्मी पापा है, ये एक बच्चा है जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है। अब इस बच्चे को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है तो भी। पहले अगर कन्वर्ट हो जाते थे ना पहले ज़माने में, तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी उस बच्चे को। अब उस बच्चे को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बावजूद भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये लॉ अंग्रेज बना दिया था अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है What objections did the sepoy have to the new cartridges that they were asked to use? तो जो सिपॉयज थे उनको क्या ऑब्जेक्शंस थे? मतलब कार्टेजेस, अंग्रेज ना कार्टेजेस लेके आए थे। कार्टेजेस क्या होती थी ना, कुछ गोलियां टाइप की होती थी। उन गोलियों को ना क्या करना होता था, मुंह से निकालना होता था, पहले तोड़ना होता था उसका आगे का छिलका और फिर बंदूक में डाल के फायर करनी होती थी। तो हमारे देश के जो सिपाही थे, जो हिंदू थे या मुसलमान थे, उनको इन कार्टेजेस से क्या दिक्कत थी, तो ये बताना है। तो आंसर है इसका, न्यू कार्टेजेस दैट सिपॉय वर आस्क्ड टू यूज वर रिपोर्टेड टू बी ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग। तो जो कार्टेज था ना, उसके ऊपर की जो लेयरिंग हटानी होती थी मुंह से तोड़ के, उस पर ऐसा फैल गया था कि क्या है, काऊ का यानी कि गाय का और सुअर का उसके ऊपर कवरिंग है, सुअर के मांस की और गाय के मांस की उस कार्टेज पे कवरिंग है। इससे क्या हो रहा था, इससे तो हिंदुओं का और मुसलमानों का दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, क्योंकि हिंदू गाय नहीं खा सकते और मुसलमान सुअर नहीं खा सकते। तो ये इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो वही हिंदू मुसलमान दोनों सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम ये कार्टेजेस मुँह से नहीं छीलेंगे, हम फायर नहीं करेंगे। दे हैड टू बाइट द कार्टेजेस, वही जो मैंने आपको बताया, आगे लिखा हुआ है, दे हैड टू बाइट द कार्टेजेस टू लोड देम इनटू द राइफल, बट दिस वाज कंप्लीटली अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ, हेंस दे डिनाइड यूजिंग द न्यू कार्टेजेस। तो उनके रिलीजियस बिलीव्स यानी कि धर्म के जो बिलीव्स थे उनके अगेंस्ट था, तो इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया कि हम इन कार्टेजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसने? सिपाहियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द लास्ट मुगल एम्परर लिव द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो अपनी लाइफ के आखिरी के दिन लास्ट मुगल एम्परर ने किस तरीके से बिताए थे? तो काफ़ी ख़राब दिन उनके बीते थे, क्योंकि जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो मुगल एम्परर थे उनको रंगून भेज दिया गया था, रंगून की जेल में ही उनकी डेथ हुई थी। और उससे पहले भी 1857 की क्रांति से पहले भी अंग्रेज़ों की देश में पूरी चलती थी, तो मुगल एम्परर तो बस लाल किले में ही बंद रहते थे। तो देखते हैं आंसर, बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, ही लिव्ड अ वेरी हार्ड लाइफ ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। काफ़ी बुरी जिंदगी उन्होंने जी थी। सिपॉयज प्रोक्लेम्ड हिम एज द लीडर ऑफ द देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो लोगों ने तो भाई इतने बूढ़े राजा को कर दिया था कि भाई हमारा लीडर है, बट
He was the symbolic head of 1857 revolt. However, failure of the revolt, he was tried in the court and was sentenced to life imprisonment. अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं था, बट लोगों ने उनको अपना लीडर मान लिया था सिपाहियों ने, है ना। मगर सिपाही हार गए। अब अंग्रेज़ जो हैं, इन पर अंग्रेज़ों ने केस चलाया और इनको पूरी आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। किसको? बहादुर शाह जफ़र को, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। हिज सन्स और ग्रैंड सन को, उनके बेटों को और पड़पोतों सबको गोली से उड़ा दिया अंग्रेज़ों ने। और ये जो बहादुर शाह जफ़र थे वो अपने लास्ट के टाइम, अपनी ज़िंदगी के जो लास्ट का टाइम था, उन्होंने रंगून यानी कि म्यांमार की जेल में बिताया था और इनकी डेथ 1862 में हो गई थी जेल में, रंगून की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर May 1857। तो कॉन्फिडेंस मतलब what could be the reason for the confidence of British rulers about the position in India। तो 1857 से पहले जो अंग्रेज थे वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों थे कि भाई वो इंडिया पे भाई हमेशा के लिए राज करेंगे? ऐसा क्या था, क्यों इतना कॉन्फिडेंस थे वो लोग, और बाद में क्या हो गया था? तो बिफोर 1857 ब्रिटिश वर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर पोजिशन बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल एम्परर्स हेल्ड ओनली सिम्बॉलिक वैल्यू। तो औरंगजेब, अभी हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं, इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। और औरंगजेब जो था बहुत ही ताकतवर राजा था और इसकी मुगल एम्परर था, और इसकी मौत जो है वो कब हो गई थी? 1706 में आई गेस, मतलब लगभग मुगल एम्पायर ख़त्म होने से 100-150 साल पहले औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब काफ़ी ताकतवर राजा था, उसके बाद जितने भी मुगल राजा आए वो सब बिल्कुल बेकार थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है, जो मुगल एम्परर थे वो सिर्फ सिंबॉलिक वैल्यू के थे, मतलब उनमें कोई ताकत नहीं होती थी। इसलिए ब्रिटिश के लिए मुगल की सारी टेरिटरी को अनेक्स करना, यानी कि मुगल्स के राज्य को हड़पना अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था। कब? जब मुगल बादशाह काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। किसके बाद? औरंगजेब के बाद। आप लोग समझ रहे हैं ना कि औरंगजेब जो था वो लास्ट कौन था? लास्ट पावरफुल मुगल था। मतलब औरंगजेब काफ़ी ताकतवर मुगल राजा था और इसके मरने के बाद मुगल राज्य रहा, बट इसके जो राजा रहे काफ़ी ज़्यादा वीक रहे, जैसे कि बहादुर शाह जफ़र। तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल जो शासक थे उनमें ज़्यादा कोई ताकत नहीं थी, तो कोई भी उनको हरा देता था। अंग्रेज़ों ने भी हरा दिया था। और ज़्यादातर जो इंडियन किंग्स थे और नवाब थे वो भी ब्रिटिश रूल के अंडर थे। द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट इन द कोर्ट एरोडेड देयर अथॉरिटी एंड रिड्यूस देयर फ्रीडम टू एडमिनिस्ट्रेट देयर किंगडम। तो जो इंडिया के जो राजा थे ना, और इंडिया के नवाब, देखिए नवाब जो है ना वो मुस्लिम राजा को कहा जाता था। राजा नहीं, मतलब नवाब मुसलमानों के जो थोड़े अंडर होते थे ना, मुस्लिम रूलर्स के, उनको कहा जाता था। और इंडिया के जो हिंदू राजा थे उनको किंग कहा, है ना, किंग कहा जाता था। तो प्रेजेंस जो थी ना, अब क्या था कि अंग्रेज़ जब हमारे देश पे राज करने लगे थे ना, तो उन्होंने कहा था ठीक है राजा जी आप अपना राज्य रख लो, बट हम आपके राज्य के अंदर हमेशा बैठे रहेंगे। आपके कोर्ट में हमारा एक ब्रिटिश पर्सन रहेगा जो पूरे के पूरे कोर्ट की जानकारी रखेगा और इनफैक्ट सब कुछ वही चलाएगा। तो एक ब्रिटिश के होने की वजह से एक राज्य में क्या होने लगा था, राजा की अथॉरिटी, राजा की जो सत्ता थी वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी थी। और सारे के सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए जाते थे। काफ़ी सारे किंगडम्स, वेरियस किंगडम्स वर फोर्स्ड टू डिसबैंड देयर आर्मीज एंड एंटर इनटू सब्सिडरी अलाइंड सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश। तो काफ़ी सारे किंगडम्स जो थी उनको अपनी आर्मी रखने के लिए मना कर दिया था अंग्रेज़ों ने। मतलब जो राजा जी थे ना, सपोज करिए बहुत बड़ा सा राज्य है, इसका नाम है ए, इसके जो राजा है ना, अब वो अपनी फ़ौज नहीं रख सकते। अब आप सोचिए, जो राजा अपनी फ़ौज ही नहीं रख सकता, अपनी आर्मी ही नहीं रख सकता, उस राजा के पास क्या ताकत होगी? तो अब इनकी जगह आर्मी कौन रखेगा? अंग्रेज़ रखेंगे। और अंग्रेज़ों को आर्मी रखने के लिए पैसे कौन देगा? राजा जी देंगे। तो मतलब राजा जी को पैसे तो देने पड़ते थे, मगर राजा जी के पास ताकत कुछ होती नहीं थी। और यही सिस्टम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब इस सिस्टम के बाद राजा के पास ताकत तो बची नहीं थी। तो ये बताया गया, अंडर दिस सिस्टम द ब्रिटिश टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द किंगडम्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल अटैक। मतलब अंग्रेज़ कहते थे कि राजा जी अगर आपके किंगडम पे, आपके राज्य पे कोई अटैक होगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और इसके लिए आप हमें पैसे दो, और अगर आप हमें पैसे नहीं दे पाओगे तो हम आपकी पूरी की पूरी किंगडम ही छीन लेंगे। और ऐसा क्यों राजा जी मानते थे? क्योंकि राजा जी बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, उनके पास कोई ताकत नहीं बची थी, अंग्रेज उनसे बहुत शक्तिशाली थे, है ना। तो इससे क्या हुआ था, सिर्फ डोमिनेंट अथॉरिटी, जिसके पास सच में ताकत थी वो कौन बचा था? कोई राजा नहीं, वो थे ब्रिटिशर्स। तो उनको लगा था कि भाई हम लोग का ये लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे, इनके पास तो कोई ताकत है ही नहीं। बट 1857 के रिवोल्ट में इन लोगों को समझ आ गया अंग्रेजों के पास, भाई राजा के पास ताकत ना हो, लोगों के पास तो है, लोग तो हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो थोड़ा डर गए थे। फिर उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब थोड़ा देने लगे थे इंडियंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। तो बहादुर शाह जफर ने जो सपोर्ट किया था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था विद्रोह पर और जो रूलिंग फैमिलीज थी
रूलिंग फैमिलीज का मतलब है बाकी सारे जो राजा वगैरह थे उन पर क्या असर पड़ा था बहादुर शाह के सपोर्ट करने का 1857 के रिबेलियन को। 1857 से पहले तो ऐसी छुटमुट कुछ होता रहता था, बट 1857 का जो विद्रोह था, क्रांति थी, वो काफ़ी बड़ी थी। तो दो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, यहाँ पे भी औरंगजेब बहुत पहले मर चुका है, बहादुर शाह जफर नहीं है। बहादुर शाह जफर तो बहुत ही मतलब बात का राजा है। औरंगजेब क्योंकि ताकतवर राजा था ना, लास्ट मुगल एम्पायर था, इसलिए उसकी बार बार बात हो रही है। औरंगजेब की डेथ के बाद एम्पायर जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी, मुगल एम्पायर काफ़ी टूट चुकी थी। मुगल रूलर्स का जो था इन्फ्लुएंस था, फिर भी मुगल एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गई थी, बट फिर भी मुगल रूलर्स को ना, क्योंकि मुगल्स हमारे देश पर लगभग 500 साल से राज कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस लोगों के मन में उनकी बैठ ही गई होगी ना 500 सालों से लगभग। तो जो चीफ्स थे और पूरे देश में जो छोटे मोटे कंट्रोलर राजा वगैरह थे वो मानते थे मुगल एम्पायर को, चाहे वो कितने कमजोर हो। थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, द किंग्स एंड द नवाब्स फेल्ट दैट दे कुड रूल अगेन ओनली अंडर द मुगल अथॉरिटी। तो अब अंग्रेज़ों का शासन इतना ज़्यादा फैलता जा रहा था कि हमारे देश के जो छोटे मोटे राजा वगैरह थे, नवाब थे, उनको लगता था कि हम सिर्फ मुगलों के अंडर ही रह करके रूल कर सकते हैं, अंग्रेज़ आ गए तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। रिवोल्ट जो था 1857 का, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ओनली व्हेन द बहादुर शाह जफर, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल्स, गेव हिज परमिशन। तो 1857 का रिवोल्ट तभी शुरू हुआ था जब लास्ट रूलर जो थे ना मुगलों के, उन्होंने अपनी परमिशन दे दी थी। ही रोट लेटर्स टू द वेरियस चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू केम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। तो इसने मुगल बादशाह जो था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, औरंगजेब तो बहुत पहले मर गया था, बहादुर शाह जफ़र जो था उसने सारे के सारे राजा को लेटर वगैरह लिखा कि भाई आ जाओ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करते हैं हम सब मिलके। ये स्टेप जो था ना बहादुर शाह जफ़र का, इसकी काफ़ी ग्रेट इंप्लीकेशन थी, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र ने सबको लेटर लिखा सारे राजाओं को, तो राजाओं ने सोचा चलो भाई करना चाहिए, राजा जी कह रहे हैं। तो हिज सपोर्ट टू द रिबेलियन बूस्टेड द मोरल ऑफ द पीपल इन द रूलिंग फैमिलीज। मैनी स्मॉल लार्ज किंगडम्स, रूलर्स एंड चीफ्टन्स सपोर्टेड द रिवोल्ट आफ्टर द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट टू द रिवोल्ट। तो काफ़ी सारे राजा, छोटे बड़े राजा, रूलर्स, चीफ्टन्स, देखिए रूलर्स चीफ्टन्स का मतलब है कि वो राजा नहीं है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, वो चीफ्टन होते हैं। सबके सब लोग मुगल एम्पायर के कहने पर 1857 के रिवोल्ट में कूद पड़े, जो स्टार्ट किया था सिपाहियों ने दिल्ली के, और सिपाहीज जो कि रिवोल्ट कर रहे थे दिल्ली में, अवध में, कानपुर में, उनको भी काफ़ी सपोर्ट मिला। द पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट, हेंस बहादुर शाह जफर सपोर्ट फॉर द रिबेलियन हैड अ वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिली। तो बहादुर शाह जफर के कहने से काफ़ी ज़्यादा लोग इस रिवोल्ट का हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंडलॉर्ड्स ऑफ अवध। तो ब्रिटिश ने किस तरीके से जो लैंडलॉर्ड्स थे अवध के, उन पर कंट्रोल पाया था। तो ब्रिटिश सक्सीडेड, यहाँ पे देखिए, दे ट्राइड टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल बाय अलाउइंग द लॉयल लैंड ओनर्स टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर लैंड। तो किस तरीके से अंग्रेज़ों ने फिर से अवध के रूलर्स पे, अवध के लैंडलॉर्ड्स पे कंट्रोल किया था। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के साथ अगर आप लोग वापस आएंगे तो हम आप लोगों को आपके लैंड वापस कर देंगे। फिर दोज लैंडलॉर्ड्स हु हैड रिबेल्ड वर एश्योर्ड ऑफ देयर सेफ्टी एंड राइट्स ओवर लैंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट मैन। तो जब 1857 का रिवोल्ट ख़त्म हो गया था, उसके बाद जिन ज़मींदारों ने, लैंडलॉर्ड्स ने पार्टिसिपेट भी किया था ना रिबेलियन में, अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आपने किसी वाइट मैन को, यानी कि किसी अंग्रेज़ को आपने नहीं मारा है, तो आपके हम लैंड आपको वापस कर देंगे और आपका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने दोबारा से लॉयल्टी जीत ली थी, यानी कि दोबारा से इंडियंस को अपने कंट्रोल में और अपनी तरफ कर लिया था। किसने? अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In what ways did the British change their policies as a result of rebellion of 1857? तो जो rebellion हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज़ को किस तरीके से चेंज किया? तो देखिए इसका आंसर है, The powers of East India Company were transferred to the British Crown in order to ensure more responsible management of Indian affairs. तो जो पावर थी ना, जो सारी की सारी ताकत थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले क्या था, अंग्रेज कौन थे पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पहले ब्रिटिश क्राउन के पास ताकत नहीं थी। ताकत किसके पास थी? एक कंपनी के पास, एक इंडस्ट्री, एक कंपनी थी जो पूरे देश पर हमारे राज कर बैठी थी। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश की रानी थी, राजा थे, उनके पास ताकत चली गई थी 1857 के रिवोल्ट के बाद। फिर क्या, और दूसरा क्या बदलाव हुआ? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, उनको टाइटल दे दिया गया वाइसरॉय, दैट इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। तो वाइसरॉय, पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिप्रेजेंटेटिव रखती थी, अब वाइसरॉय। वाइस का मतलब होता है नीचे, रॉय का मतलब होता है रॉयल। वाइस रॉयल यानी कि अब कोई रॉयल फैमिली ही अपॉइंट करेगी जो इंडिया का हेड होगा उसे। ऑल रूलिंग चीफ्टन्स ऑफ द
कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर। तो सारे के सारे चीफ्टन, सारे के सारे जो राजा महाराजा रानी वगैरह थे, उनको कह दिया कि आपकी हम कोई भी आपका लैंड अब आगे जाके नहीं छीनेंगे, ताकि वो लोग दोबारा से रिवोल्ट ना करें। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी वॉज अबॉलिश। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी कि भाई अगर आपका जैसे कोई राजा है, उसकी डेथ हो गई है और उसका कोई मेल एयर नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है अपना, और राजा की डेथ हो गई, तो वो किंगडम चली जाएगी अंग्रेज़ों के पास। ऐसा हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के केस में, उनके पति की डेथ हो गई थी और उनका कोई अपना बेटा नहीं था। तो इस तरीके का अगर कुछ होगा कि भाई राजा की डेथ हो गई है और उसका कोई अपना खुद का रियल सन नहीं है, तो भी उसकी सत्ता नहीं लेंगे अंग्रेज़। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी भी हटा दी गई। देयर बाय allowing rulers to pass on their kingdoms to adopted son। तो और गोद लिए हुए बेटे को भी अपनी सत्ता दे सकते हैं। However, they made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount। तो sovereign मतलब paramount, sovereign paramount का मतलब है सबसे ऊपर। आप खुद से भी ऊपर किसको मानोगे? ब्रिटिश क्वीन को मानोगे। ब्रिटिश क्वीन आपकी भी क्वीन होगी। राजा की भी क्वीन कौन होगी? जो अंग्रेज़ों की क्वीन है। मतलब राजा हमारे देश का वो सबसे ऊपर नहीं रहा, उससे ऊपर क्वीन होगी, ये राजा को मानना पड़ेगा, तभी वो अपने पास प्रॉपर्टी रख सकता है। और क्या क्या हुआ? इट वॉज डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स एंड डिक्रीज द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी। तो पहले इंडियन सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा थे आर्मी में, है ना। तो अब देखा कि आर्मी में इंडियन सोल्जर थे और उन्होंने ही रिवोल्ट कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत हो गया, अब यूरोपियन सोल्जर्स, यूरोपियन सैनिक हम आर्मी में ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू इंडियन। Considering the Muslim to be responsible for the rebellion in a big way, the British confiscated their land and property on a large scale। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये जो मुस्लिम्स है ना, क्योंकि राजा कौन था? बहादुर शाह जफ़र, उसने सबको कहा, तो इनको लगा अंग्रेज़ों को कि भाई ये तो मुस्लिम्स ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया है, अब हम इनकी प्रॉपर्टी छीनेंगे। तो ये हुआ। पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई कि लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदार्स को जो है उनका लैंड रखने दिया जाए, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई कि उनका लैंड नहीं छीना जाएगा। ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन्स एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल इन इंडिया। तो अब इंडियंस की सोशल प्रैक्टिस और रिलीजन सबको रिस्पेक्ट किया जाएगा, इस सब की भी पॉलिसी बनाई गई। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स में कवर हो जाता है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स थे चैप्टर के। अच्छा लगा तो लाइक करिए ज़रूर वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।